तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे बाल विकास के 3 स्तंभ, जिसमें पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग के सिद्धांतों को जो है आज हम डिटेल से समझेंगे। और ये सीटेट का जो एग्ज़ाम आपका फरवरी 2026 के अंदर, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके पूछे जाने वाले हैं। तो सीटेट एग्ज़ाम हो या फिर अदर टीचिंग एग्ज़ाम हो, अभी जैसे एस्टेट एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उसके अंदर क्या है कि सभी के अंदर ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये आपका 5th चैप्टर रहेगा सीडीपी का। इससे पहले के 4 टॉपिक जो हमने बना दिए हैं, वो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। सीटेट फरवरी 2026 जो आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी हमारे चैनल के ऊपर, तो वहाँ पे आप जाके उसको देख सकते हैं। हर एक वीडियो आपको वहाँ पे मिलेगा, हर एक टॉपिक से रिलेटेड हर एक पॉइंट्स को हमने वहाँ पे डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है क्वेश्चन, उससे रिलेटेड हर एक पॉइंट्स आपको वहाँ पर मिलेगा, डिस्कस किया हमने। तो हर एक पॉइंट टॉपिक को जब आप अच्छे समझेंगे, हर चैप्टर को आप अच्छे समझेंगे, तभी आप जो है सीडीपी के अंदर 30 में से 30 क्वेश्चन जो है ठीक कर पाएंगे। और आपके जो मार्क्स है वो पूरे के पूरे आपको यहाँ पे सीडीपी में जो है ले सकते हैं, मिल सकते हैं आपको, अगर आप इसकी तैयारी जो है हमारे चैनल से अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट अगर करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम बात करेंगे बाल विकास के 3 स्तंभ सीटेट 2026 में सफलता की कुंजी जो आपकी रहने वाली है। इसमें पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग के सिद्धांतों की एक विस्तृत मार्गदर्शिका ये आपकी रहने वाली है। एक एक पॉइंट को आपने ध्यान से समझना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे वो आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, उसके अंदर क्वेश्चन इनसे पूछे ही जाते हैं। तो इसमें आपका जो है विशेष रूप से सीटेट फरवरी 2026 के लिए हमने इसको तैयार किया, डिज़ाइन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाल विकास के जो वास्तुकार हैं उनकी। तो सबसे पहले आप इनके बारे में जान लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका जीन पियाजे है। जीन पियाजे कौन है? तो बच्चा क्या है, यानी कि जीन पियाजे क्या कहते हैं बाल विकास के बारे में। तो वो क्या है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ऐसा किनका मानना था? जीन पियाजे का मानना था। लेव वाइगोत्स्की का क्या मानना था? लेव वाइगोत्स्की का मानना था विकास जो है सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति का परिणाम होता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया जो होती है और जो संस्कृति होती है उसका जो परिणाम होता है, यानी कि जिस देश में, जिस जगह पे, जिस स्थान पे बच्चे ने जन्म लिया है, वहाँ की जो संस्कृति है और वहाँ की जो सामाजिक अंतःक्रिया है, उसके द्वारा क्या करता है, उसका जो बच्चे का जो विकास है वो निर्भर करता है। विकास जो है उसका परिणाम होता है, ऐसा मानना था लेव वाइगोत्स्की का। और लॉरेंस कोलबर्ग की बात करें तो लॉरेंस कोलबर्ग का मानना था कि नैतिक तर्क शक्ति चरणों में क्या करती है, विकसित होती है, और जो संज्ञानात्मक विकास पर आधारित होती है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर क्या है कि आधारित होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था लॉरेंस कोलबर्ग ने। तो जीन पियाजे ने कहा बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है, जहाँ समाज में बच्चा पैदा होता है, जिस स्थान पे, जिस जगह पे पैदा होता है, वहाँ की अंतःक्रिया और साथ में वहाँ की जो संस्कृति है, उनके अनुसार क्या है कि बच्चे का विकास होता है। और इस प्रकार से लॉरेंस कोलबर्ग ने कहा कि नैतिक तर्क शक्ति के चरणों में विकसित होती है और जो संज्ञानात्मक विकास पर आधारित होती है। तो तीनों के अपने अलग अलग जो बाल विकास को लेकर विचार है, तीनों को हम डिटेल से क्या है कि इस टॉपिक के अंदर समझने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं पियाजे का जो संज्ञानात्मक निर्माणवाद है उसके बारे में। तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक निर्माणवाद है उसके बारे में बात करते हैं। तो ज्ञान का जो निर्माण है, बच्चा कैसे दुनिया को समझता है, इसके बारे में जीन पियाजे ने इसके अंदर बताया है। तो पियाजे के अनुसार क्या होता है कि बच्चे जो है निषिद्ध रूप से जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि वे अपने अनुभवों के माध्यम से सक्रिय रूप से अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। और यह प्रक्रिया एक सीढ़ी चढ़ने जैसी होती है, जहाँ प्रत्येक चरण पिछले चरण पर निर्भर करता है। प्रत्येक चरण जो है पिछले चरण से जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहले अनुभव जो आपका किस तरीके से सीखने से आता है, उस अनुभव से आगे ज्ञान जो है बढ़ता जाता है। सीढ़ी दर सीढ़ी जो है वो ज्ञान बढ़ता जाता है, जैसा कि पियाजे ने कहा है। पियाजे के अनुसार क्या रहता है कि बच्चे जो है निषिद्ध रूप से जानकारी प्राप्त नहीं करते, बल्कि वे अपने अनुभवों के माध्यम से सक्रिय रूप से अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। और यह प्रक्रिया एक सीढ़ी चढ़ने जैसी होती है, जहाँ प्रत्येक चरण पिछले चरण पर डिपेंड करता है, पिछले चरण से बनता है। ये मानना था पियाजे के संज्ञानात्मक निर्माणवाद के सिद्धांत के अंदर पियाजे का। उसके बाद
यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से काम करती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके यहाँ पे मैंने इसमें लिए हैं, क्योंकि इसमें से ही आपका क्वेश्चन आप किसी भी सीटेट एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए, आज तक जितने सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, इन पॉइंट से क्वेश्चन आपको ज़रूर वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वो किस प्रकार से कार्य करती है उसको हम समझेंगे। तो प्रक्रिया जो होती है इसके अंदर सबसे पहले आता है स्कीमा। तो स्कीमा से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, मोस्टली टाइम पूछे गए। मैंने कहा कि इन चारों पॉइंट्स के अंदर से आपको क्वेश्चन जो है, जितने भी सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं, एस्टेट एग्ज़ाम हुए हैं, या फिर बाकी के जो एग्ज़ाम हुए हैं आपके टीचिंग एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, उसके अंदर यहाँ से आपको जो क्वेश्चन, इस पेज से जो क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसमें स्कीमा जो है वो आपका, अगर CDP का पेपर है तो इसके अंदर यह पॉइंट जो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ज्ञान की जो बुनियादी निर्माण है, इकाइयाँ हैं, उसकी दुनिया के बारे में मानसिक अभ्यावेदन जो हमें जानकारी और व्यवस्थित और व्याख्या करने में मदद करती है, उसे क्या कहेंगे हम, स्कीमा कहेंगे। यानी कि ज्ञान की बुनियादी निर्माण इकाइयाँ जो होती है वो जो कि दुनिया के बारे में मानसिक अभ्यावेदन जो हमें जानकारी को व्यवस्थित और व्याख्या करने में मदद करती है, वो आपकी कहलाती है स्कीमा। उसके बाद अनुकूलन क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है। तो स्कीमा को समायोजित करने की प्रक्रिया जो होती है, यह दो पूरक प्रक्रियाओं के माध्यम से होती है। तो अनुकूलन क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होती है। जो स्कीमा होती है, स्कीमा को समायोजित करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है एडेप्टेशन। और यह दो पूरक जो प्रक्रियाएं होती है उनके माध्यम से होती है। उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, पहली होती है आत्मसात्करण, यानी कि एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होती है, नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में फिट करना। उदाहरण, एक बच्चा जिसने कुत्ते का स्कीमा बनाया और वह 4 पैरों वाले किसी भी जानवर को कुत्ता कह सकता है। तो इस प्रकार से क्या है कि स्कीमा में फिट करना, यानी किसी नई जानकारी को स्कीमा में फिट करना, वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आत्मसात्करण, यानी कि एसिमिलेशन। उसके बाद समायोजन आता है आपका, अकोमोडेशन आता है। अकोमोडेशन का क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो नई जानकारी के जवाब में मौजूदा स्कीमा को बदलना या संशोधित करना। उदाहरण, जब बच्चा सीखता है कि सभी 4 पैरों वाले जानवर कुत्ते नहीं होते, वह बिल्ली के लिए एक नया स्कीमा बनाता है, तो ये आपका कहलाता है अकोमोडेशन। यानी कि स्कीमा पहले आता है, स्कीमा के बाद आपका जो अनुकूलन होता है, एडेप्टेशन होता है, यानी कि स्कीमा को जो समायोजित किया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका या तो असिमिलेशन होता है या अकोमोडेशन होता है। यानी पहले असिमिलेशन ही होता है, उसके बाद अकोमोडेशन होता है, ये प्रक्रिया आपस में चलती है। तो इसमें आपकी जो नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में फिट करना होता है वो आपका कहलाता है आपका आत्मसात्करण, यानी कि एसिमिलेशन। जिसमें जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि एक बच्चा जब कुत्ते को देखता है कि कुत्ते का स्कीमा बनाता है, तो वो 4 पैरों वाले जितने भी जानवर होते हैं उनको कुत्ता मानता है। ये आपका होता है आत्मसात्करण, एसिमिलेशन। लेकिन जब उसमें वो डिफरेंस करने लग जाता है तो वो बन जाता है अकोमोडेशन, यानी कि समायोजन। नई जानकारी के जवाब में मौजूदा स्कीमा को बदलना या संशोधित करना। जैसे कि जिसमें उदाहरण भी दे रखा है, जब बच्चा सीखता है कि सभी 4 पैरों वाले जानवर कुत्ते नहीं होते, तो वह बिल्ली के लिए भी एक नया स्कीमा बनाता है। ये कहलाता है आपका अकोमोडेशन। ये पियाजे ने इसके बारे में बताया है। तो चारों पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान में समझ में आ गए होंगे। उसके बाद पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं होती है उनको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें से भी आपको हर एक सीटेट एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आती है संवेदी गामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। तो ये कैसे काम करती है, तो इसमें आपका है आयु से 2 वर्ष तक जो है इसकी जो है प्रक्रिया चलती है। और इसमें विशेषताएं कौन सी होती है, इसमें इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझना और वस्तु स्थायित्व जो है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होती है, विकास, इसका जो विकास होता है, स्थायित्व का जो विकास होता है, परमानेंस का यानी परमानेंटली ऑब्जेक्ट परमानेंसी का जो डेवलपमेंट होता है वो इसके स्टेजेस के अंदर होता है। संवेदी गामक अवस्था के अंदर होता है, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर होता है। और जन्म से 2 वर्ष के अंदर ये कार्य करती है। और इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझना या फिर वस्तु स्थायित्व जो है इस स्टेज के अंदर बच्चा सीखता है। और ये जन्म से 2 वर्ष के बीच में होती है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो कब से कब तक होती है, वो 2 साल से लेके 7 वर्ष के बीच होती है। विशेषताएं क्या रहती है, क्योंकि विशेषताएं आपको ध्यान से पढ़ के जानी है। विशेषताओं के अंदर से ही आपको क्वेश्चन जो है पूछा मिलेगा। फिर आपको स्टेज पहचानने की वो कौन सी है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो विशेषता होती है वो क्या होती है, प्रतीकात्मक सोच होती है। 2 से 7 वर्ष की आयु के अंदर होती है ये। और भाषा का उपयोग इसके अंदर सीखता है बच्चा। आत्म केंद्रिता
इसके अंदर ईगो सेंट्रिज्म जिसको बोलते हैं वो बच्चे के अंदर आता है। संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन जो है इसके अंदर आता है। इस कंजर्वेशन समझ का अभाव, समझ का अभाव जो है वो इसके अंदर आता है। तो ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है। उसके बाद तीसरी स्टेज आती है, वो आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये आपकी 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच में होती है। विशेषताएँ क्या रहती है? तार्किक सोच, लेकिन केवल मूर्त घटनाओं के बारे में होती है। और मूर्त घटनाओं के बारे में कौन सी अवस्था काम करती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था काम करती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज काम करती है। 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है। तार्किक सोच होती है, लेकिन केवल मूर्त घटनाओं के बारे में होती है। और संरक्षण और वर्गीकरण की समझ भी इसी स्टेज के अंदर जो है बच्चे के अंदर आती है। 7 से 11 वर्ष जो है इसकी आयु, ये आपकी जो है स्टेज रहती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये प्याजे ने तीसरी अवस्था बताई है। उसके बाद चौथी अवस्था होती है, वो होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसको बोला जाता है। तो आयु के 11 वर्ष और उससे अधिक के अंदर ये विशेषता उसके अंदर डेवलप होती है। तो इसकी विशेषताएँ कौन सी होती हैं आपकी? ये स्टेज चलती है, इसकी विशेषताएँ कौन सी होती है? ये विशेषताएँ हैं अमूर्त और काल्पनिक सोच जो है उसके अंदर डेवलप होती है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क जो है वो करना सीखता है। हाइपोथेटिको और डिडक्टिव रीजनिंग जो है उसके अंदर जो विकास होता है वो आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर होता है। तो विशेषताओं को ध्यान से समझ के जाएं, क्योंकि विशेषता से ही आपका जो है क्वेश्चन बनता है और उसके अनुसार आपने उस स्टेज को पहचानना है कि वो किस स्टेज का उदाहरण है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे पॉइंट जो है मैंने इसके अंदर सारे डिस्कस किए हैं। ये जीन प्याजे ने चारों स्टेज के बारे में जो बताया है यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कक्षा में जो है प्याजे अनुप्रयोग और आलोचना की बात करें तो किस प्रकार से कक्षा में इन सिद्धांतों का जो है अनुप्रयोग किया जा सकता है। तो कक्षा में अनुप्रयोग की बात करें तो खोज आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना, बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने के अवसर प्रदान करना, छात्रों की विकासात्मक अवस्था के अनुसार निर्देश तैयार करना और समस्या समाधान कौशल पर ध्यान केंद्रित करना। कक्षा में इस प्रकार से क्या है कि इन स्टेज को प्रयोग किया जा सकता है। खोज आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना, बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने के अवसर प्रदान करना, छात्रों को विकासात्मक अवस्था के अनुसार निर्देश तैयार करना और समस्या समाधान कौशल पर ध्यान केंद्रित करना। आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो इसके अंदर विकास की अवस्थाओं को कम करके आंकना विकास जो क्या है कि निरंतर हो सकता है। सांस्कृतिक सामाजिक कारकों की भूमिका को नज़रअंदाज करना कि इन जो आपके सिद्धांत बताए हैं, जो चार स्टेजेस बताए हैं, इन आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में अगर इनकी आलोचना की जाए तो इसके अंदर क्या है कि विकास के अवस्थाओं को कम करके आंकना इसके अंदर देखा गया है। और विकास क्योंकि आपने देखा है कि निरंतर विकास होता है तो इसमें इस तरीके का जिक्र नहीं किया गया है। सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों की भूमिका को भी इसके अंदर नज़रअंदाज कर दिया गया है प्याजे के द्वारा। उसके बाद छोटे और पक्षपाती नमूने का उपयोग जो है इसके अंदर किया गया है। और उसके बाद सभी व्यक्ति औपचारिक परिचालन चरण तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये भी क्या है कि इसके अंदर नहीं बताया गया है। तो ये आपका आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य भी इसके सिद्धांत का जो जीन प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो 4 स्टेजेस हैं उसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो ये आपकी इस तरीके से इसकी जो सिद्धांत है इस सिद्धांत की आलोचना भी की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या कहता है इसके बारे में जान लेते हैं। ज्ञान का सह निर्माण सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, ऐसा मानना था वाइगोत्स्की का। तो वाइगोत्स्की का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास अकेले नहीं होता है बल्कि यह सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और सांस्कृतिक संदर्भ में गहराई से निहित होता है। सीखना एक अनुभवी साथी जैसे शिक्षक और सहपाठी की मदद से एक पुल को पार करने जैसा होता है। जैसा कि आप यहाँ पे पुल को देख भी पा रहे हैं, सामाजिक अंतःक्रिया होती है, सोशल इंटरेक्शन होता है, उसमें बच्चा क्या कर सकता है, व्हाट द चाइल्ड कैन डू, एंड बच्चा क्या सीख सकता है, व्हाट द चाइल्ड कैन लर्न। इन दोनों की क्या है कि अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा क्या करता है, सीखता है। और सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा सांस्कृतिक संदर्भ में ये गहराई से निहित होता है और इसमें सीखना एक अनुभवी साथी जैसे शिक्षक सहपाठी की मदद से एक पुल पार करने जैसा होता है। ये ऐसा वाइगोत्स्की का मानना था। उसके बाद यहाँ पे सीखने के सांस्कृतिक जो उपकरण होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं उसको देखेंगे।
तो सीखने के जो सांस्कृतिक उपकरण सीखने के सामाजिक जो उपकरण होते हैं उसमें क्या है कि आपका वह क्षेत्र जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है, पहले ये आएगा। उसके बाद इसमें जो आपकी स्टेजेस होते हैं, ये सर्कल के अंदर आप देख सकते हैं, तो इसमें जो पहले काम करता है वो काम करता है अधिक जानकार अन्य की मदद से बच्चा क्या सीख सकता है, ये देखते हैं। उसके बाद ये जो आपका सर्कल ग्रीन किया हुआ हमने, ये क्षेत्र जो कहलाता है, ये कहलाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और ये क्या होता है आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट? ये होता है वह क्षेत्र जो अभी बच्चे की पहुंच से बाहर होता है। ये मतलब बाहर का जो क्षेत्र है वो दिखाया है आपका। और इसके अंदर जो आपका MKO की बात की जाए है, वो मोर नॉलेजेबल अदर जो होता है, अधिक जानकार अन्य, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास शिक्षार्थी को तुलना में किसी कार्य के संबंध में अधिक क्षमता या समझ हो, शिक्षक या सहकर्मी या कंप्यूटर कोई भी हो सकता है वो, तो जिसके पास ज़्यादा समझ होगी, बच्चा उससे सीखना जब स्टार्ट करेगा तो वो कहलाएगा आपका अधिक जानकार अन्य, यानी कि MKO का कार्य वो करेगा। और यहाँ पे आपका क्या है कि उससे वो बच्चा सीखेगा, उसकी मदद से वो बच्चा सीखेगा। और ये जो सर्कल है, ग्रीन सर्कल, इस तरीके का एक क्षेत्र तैयार होगा जिसको हम बोलेंगे समीपस्थ विकास क्षेत्र। और यहाँ पे जो पाड़ या मचान यानी स्कैप होल्डिंग से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि मचान क्या होता है। तो MKO द्वारा प्रदान की जाने वाली अस्थायी जो सहायता होती है, जिसे शिक्षार्थी सक्षम होने पर धीरे धीरे हटा दिया जाता है, तो उसे बोलेंगे हम स्कैप होल्डिंग। तो ये चारों जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। MKO क्या होता है, स्कैप होल्डिंग क्या होता है, समीपस्थ विकास क्षेत्र क्या होता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। तो इसमें सीखने के सामाजिक उपकरण किस प्रकार से काम करते हैं, इसमें वाइगोस्की ने इसके अंदर बताया है। उसके बाद कक्षा में वाइगोस्की के जो सिद्धांत है उसका किस प्रकार से उपयोग हो सकता है, तो उसको देख लेते हैं। तो कक्षा में अनुप्रयोग की बात करें तो सहयोगात्मक और सहकारी शिक्षा को प्रोत्साहित करना, छात्रों में ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के भीतर निर्देश देना, पाड़ यानी कि स्कैप होल्डिंग तकनीकों का उपयोग करना, और सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर जोर देना, ये कक्षा में अनुप्रयोग इनका हो सकता है, कक्षा में इनका यूज किया जा सकता है। और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य की बात की जाए, इस सिद्धांत की आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य इसकी आलोचना की जाए तो इसके अंदर क्या है कि ZPD की जो अवधारणा है वो अस्पष्ट और मापने में कठिन होती है, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बच्चे का विकास कितना हुआ है उसको मापना क्या है कि एक तरीके से कठिन होता है। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास में विकासात्मक प्रक्रियाओं की भूमिका पर कम ध्यान दिया गया है इस सिद्धांत के अंदर। उसके साथ साथ सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिकता की जो कमी होती है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरीके से क्या है कि इसकी आलोचना भी सिद्धांत की जा सकती है। तो ये आपको पॉइंट्स मैंने जैसे बताया कि ZPD हो, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट हो, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, या फिर आपका स्कैप होल्डिंग, इन तीनों पॉइंट्स को आपने डिटेल से इस टॉपिक के अंदर पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें से ही आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कोलबर्ग की। तो कोलबर्ग के सिद्धांत की बात करेंगे। कोलबर्ग का सिद्धांत था नैतिक तर्क का विकास, सही और गलत का निर्णय किस प्रकार से होगा। तो इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं कि चित्र के अंदर आपका स्टेजेस दी गई है, मतलब साइडें दी गई हैं, तो नॉर्थ साउथ, और आपका इस तरीके से सर्कल के रूप में दिखा रखी है सार्वभौमिक सिद्धांत, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, सेल्फ इंटरेस्ट प्रिंसिपल जिसको बोला जाएगा। इसमें क्या है कि पियाजे के काम पर आधारित कोलबर्ग ने प्रस्तावित किया कि नैतिक तर्क का विकास चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से होता है, और यह सिर्फ हमारे कार्यों के बारे में नहीं होता बल्कि उन कार्यों के पीछे तर्क के बारे में होता है। और यह विकास एक नैतिक कंपास जो होता है, कंपास को क्या करता है, अंशांकित करने जैसा होता है, और जो समय के साथ अधिक परिष्कृत होता जाता है। तो यहाँ पे हमने कंपास लिया है। कंपास के अंदर क्या है कि सिद्धांत को स्थिर करके हमने दिखाया है कि सेल्फ इंटरेस्ट या फिर सार्वभौमिक सिद्धांत, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है कोलबर्ग के द्वारा बताया गया है, उसको किस प्रकार से कार्य करता है। इसमें आगे देखेंगे कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के क्या है कि आपके 3 स्तर और 6 चरण होते हैं, उनको अच्छे तरीके से आपने समझना है। इसमें से भी आपका जो क्वेश्चन है वो सीटेट एग्ज़ाम के अंदर हर बार जो है पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपका रहने वाला है।
तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्तर की, पहली स्टेज की, जिसको बोलेंगे पूर्व परंपरागत नैतिकता, यानी कि मुख्य फोकस स्वहित होता है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है। इसमें क्या रहता है, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास होते हैं, सज़ा से बचने के लिए नियमों का पालन किया जाता है बच्चे के द्वारा। तो ये आती है पूर्व परंपरागत नैतिकता के अंदर। और उसमें दूसरा होता है चरण, दूसरी स्टेज क्या होती है, साधनात्मक सापेक्षवादी अभिविन्यास होता है। पुरस्कार पाने या एहसान के बदले कार्य करना। तो ये आपका इसके अंदर रहता है। पहला रहेगा आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, यानी कि दंड के डर के माध्यम से, सज़ा के माध्यम से, सज़ा से बचने के लिए क्या है कि बच्चे जब नियमों का पालन करते हैं तो वो आएगा आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, यानी कि पूर्व परंपरागत नैतिकता के अंदर आएगा। और दूसरी स्टेज इसकी क्या रहती है, वो रहती है साधनात्मक सापेक्षवादी अभिविन्यास, यानी कि पुरस्कार पाने या एहसान के बदले में कार्य करना जैसा जो स्टेज आएगी वो आएगी आपकी पूर्व परंपरागत नैतिकता के अंदर, यानी कि दूसरा स्टेज आपकी रहेगी। तो ये इसके अंदर रहने वाला है। उसके बाद परंपरागत नैतिकता बच्चे की बढ़ती है। उसके अंदर क्या रहता है, मुख्य फोकस किस पे रहता है, पहले आप ये देख लीजिए। पूर्व परंपरागत के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट पे मुख्य फोकस रहता है। उसके बाद परंपरागत नैतिकता के अंदर मुख्य फोकस सामाजिक अपेक्षाओं के अंदर रहता है कि कौन मुझे किस तरीके से समझेगा, ये इस तरीके से रहता है। इसके अंदर जो स्टेज रहती है वो कैसी रहती है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो ये परंपरागत आपकी रहती है। यहाँ पे दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए क्या है कि बच्चा कार्य करता है। और उसके बाद परंपरागत के अंदर ही चौथी स्टेज आती है, वो होती है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। इसके अंदर क्या है कि कानून और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना। तो ये आपका रहेगा कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, यानी कि कानून और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना भी क्या है कि चौथी स्टेज के अंदर आता है। और ये चौथी स्टेज आपकी परंपरागत नैतिकता का ही पार्ट रहती है, जिसमें सामाजिक अपेक्षाएं क्या रहती है, किसी भी जो विद्यार्थी है उसकी बनी रहती है कि उसको सामाजिक अपेक्षाएं मिलती रहें और सामाजिक अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग वो अपने अंदर क्या करता है, डेवलपमेंट कर पाता है। तो इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास उसके अंदर पूछा जाता है कई बार एग्जाम के अंदर। तो दूसरे से अनुमोदन प्राप्त करने का कार्य जो परंपरागत नैतिकता का पार्ट रहता है। और कानूनों और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना भी क्या करता है, परंपरागत नैतिकता का ही पार्ट होता है। उसके बाद उत्तर परंपरागत नैतिकता आती है। पोस्ट कन्वेंशनल जो आपकी कह सकते हैं नैतिकता होती है, उसके अंदर क्या होती है आपकी मुख्य फोकस होता है नैतिक सिद्धांत के ऊपर होता है। और इसमें भी दो स्टेज होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, यह समझना कि कानून सामाजिक कल्याण के लिए है लेकिन बदले जा सकते हैं, यह आपका रहेगा। उसके बाद सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभियान, आंतरिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करना भले ही वे कानून के विरुद्ध क्यों ना हो। तो अपने अनुसार, यानी कि आंतरिक जो आपके नैतिक सिद्धांत है उसके अनुसार कार्य करना, चाहे वो कानून के विरुद्ध ही क्यों ना जाते हों। तो ऐसी समझ जो होती है वो आती है उत्तर परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत। और इसमें नैतिक सिद्धांत जो है वो सर्वोपरि रहता है। और जिसमें मैंने सभी के जो है मुख्य फोकस आपको बता दिए हैं कि पूर्व परंपरागत के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट रहता है, जिसमें आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास आते हैं, साधनात्मक सापेक्षवादी अभिविन्यास आते हैं। उसके बाद परंपरागत नैतिकता की बात की जाए तो इसमें सामाजिक जो अपेक्षाएं वो मुख्य फोकस रहता है, मेन फोकस रहता है। और इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास और साथ में कानून व्यवस्था अभिविन्यास आते हैं। उत्तर परंपरागत नैतिकता की बात की जाए तो मुख्य जो फोकस होता है वो नैतिक सिद्धांत के ऊपर होता है। और इसके अंदर सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास जो है वो आते हैं। तो ये है गोल्डबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण। इसमें से ही आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक पॉइंट को आप ध्यान से देखें, समझें। इस पे मैंने यहाँ पे दिखाया गया और साथ में आपको समझा भी दिया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे है कक्षा में कोलबर्ग का जो सिद्धांत है उसका अनुप्रयोग किस प्रकार हो और उसके सिद्धांत की आलोचना किस प्रकार से की गई है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो कक्षा में अनुप्रयोग की बात की जाए तो छात्रों को नैतिक दुविधाओं पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना, एक न्यायपूर्ण और देखभाल करने वाला कक्षा समुदाय बनाना और नियमों के पीछे तर्क को समझना भी क्या है कि कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुप्रयोग के द्वारा किया जा सकता है। विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने के लिए भूमिका निभाने वाले अभ्यासों का उपयोग करना भी क्या है कि कोलबर्ग के सिद्धांत का यूज करके समझा जा सकता है। आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो लैंगिक पूर्वाग्रह जो है इसकी सबसे बड़ी आलोचना इसके अंदर आती है। कोलबर्ग के सिद्धांत की लैंगिक पूर्वाग्रह, इसके अंदर लिंग पूर्वाग्रह जो है किया गया है। किस प्रकार से कैरल गिलगन ने तर्क दिया कि सिद्धांत पुरुषों पर आधारित है और देखभाल के लिए नैतिक दृष्टिकोण को नजरअंदाज करता है, यानी कि लिंग पूर्वाग्रह इसके अंदर देखा गया है कि पुरुषों पर जो है ये सिद्धांत ज़्यादा लागू होता है और महिलाओं पर कम।
उसके बाद इसकी जो आलोचना दूसरी है वो है सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, यानी कि सिद्धांत पश्चिमी व्यक्तिवादी संस्कृतियों पर आधारित अधिक लागू हो सकता है बल्कि बाकी संस्कृतियों पर कम। उसके बाद नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार के बीच का अंतर भी क्या है कि सिद्धांत के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये सिद्धांत की आलोचना रहेगी कोलबर्ग के सिद्धांत की। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे एक नज़र में तीनों सिद्धांत का हम तुलना कर लेते हैं, यहाँ पे तुलनात्मक जो है आपका विश्लेषण देख लेते हैं। तो इसमें आपका रहेगा यहाँ पे पैरामीटर्स ले लेते हैं विकास की प्रकृति। तो इसमें पियाजे जो है संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत निर्माण की बात करता है अपने सिद्धांत में। वाइगोत्स्की सामाजिक और सांस्कृतिक सह निर्माण की बात करता है। कोलबर्ग नैतिक तर्क और संज्ञानात्मक विकास पर आधारित रहता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया पीछे। उसके बाद मुख्य प्रक्रिया की बात करें तो इसमें जो पियाजे होता है अपने सिद्धांत के अंदर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंदर अनुकूलन यानी कि आत्मसातकरण और समायोजन की बात की जाती है, समायोजन की बात करता है। उसी तरीके से वाइगोत्स्की सामाजिक अंत्यक्रिया और पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग की बात जो है अपने सिद्धांत के अंदर करता है। और कोलबर्ग जो है नैतिक दुविधाओं का समाधान खोजने की बात करता है और परिप्रेक्ष्य लेना भी इसके अंदर क्या है कि डिस्कस जो है कोलबर्ग करता है। उसके बाद सीमित बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, ये कहा किसने, आपके सामाजिक कारकों की भूमिका की अगर बात की जाए तो सीमित बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, ये कहा पियाजे ने। केंद्रीय विकास सामाजिक संदर्भ में होता है, ये कहा वाइगोत्स्की ने। और उसके बाद कोलबर्ग ने कहा महत्वपूर्ण लेकिन संज्ञानात्मक परिपक्वता पर निर्भर रहता है, ये कहा कोलबर्ग ने। उसके बाद भाषा की भूमिका की बात करें तो विचार का जो परिणाम है आत्म केंद्रित वाक, ये कहा पियाजे के द्वारा। उसके बाद विचार और विकास का उपकरण निजी वाक। उसके बाद नैतिक तर्क का व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण है, ये कहा कोलबर्ग ने। उसके बाद विकास के चरण की बात की जाए, हाँ चार सार्वभौमिक चरण है चार। और उसके बाद नहीं निरंतर विकास होता है, वाइगोत्स्की ने कहा विकास के चरण में। हाँ 6 सार्वभौमिक चरण जो है वो किसने कहा, कोलबर्ग ने कहा। तो निरंतर जो एक ही तरीके का जो विकास की तरीका बताया वो वाइगोत्स्की ने बताया। उसके अलावा 6 जो है सार्वभौमिक चरण बताएं कोलबर्ग ने और 4 चरण बताएं पियाजे ने। उसके बाद मुख्य फोकस की बात करें तो बच्चे कैसे सोचते हैं, ये बताया पियाजे ने। उसके बाद बच्चे कैसे सीखते हैं, ये बताया वाइगोत्स्की ने। और कोलबर्ग ने बताया बच्चे सही और गलत का निर्णय किस प्रकार से ले पाते हैं, ये बताया कोलबर्ग ने। तो इसमें आपने देखा एक तुलनात्मक विश्लेषण जिसके अंदर क्या है कि यहाँ से भी अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि इसमें भी अगर आप समझ लेते हैं इस पॉइंट से भी, यहाँ से भी, इस पेज से भी अगर आप इसको समझ लेते हैं तब भी आप एग्ज़ाम के अंदर क्या है कि क्वेश्चन को ठीक तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सीटेट रिवीजन डैशबोर्ड की बात की जाए तो सीटेट रिवीजन डैशबोर्ड के अंदर क्या है कि आपका यहाँ पे कोलबर्ग की जो पॉइंट्स आते हैं वो आते हैं स्कीमा, एडेप्टेशन, एसिमिलेशंस, अकोमोडेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस और उसके बाद ईगोसेंट्रिज्म और कंजर्वेशन। तो ये सारे पॉइंट्स आपने अपनी बुक से भी दोबारा रिवाइज कर लेने हैं। उसके बाद इसमें वाइगोत्स्की की बात करें तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार अन्य, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्कैफोल्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोशल इंटरेक्शन और प्राइवेट स्पीच, ये सारे पॉइंट वाइगोत्स्की के हैं और ये भी आप अपनी बुक से दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। और अपने इस वीडियो को भी दोबारा से आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया है। कोलबर्ग की बात करें तो इसमें मोरल डायलेमा जिसको बोलते हैं, नैतिक दुविधा का जो संदर्भ आता है वो इसमें कोलबर्ग के द्वारा जो है बताया गया। इसके बारे में मैंने अभी बताया पीछे और आप अपनी बुक से भी इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल स्टेज के बारे में, कन्वेंशनल स्टेज के बारे में, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के बारे में जिसके 2-2 चरण है सभी के, इनको भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसको भी आप पीछे जाकर दोबारा देख सकते हैं। देखभाल का नैतिक दृष्टिकोण, एथिक्स ऑफ केयर, गिल्गिन क्रिटिक्स जो किया है उसने, तो आलोचना जो है उसको आप देख सकते हैं ध्यान से, अपनी बुक से भी देख सकते हैं डिटेल से अगर आपको पढ़ना है तो ये आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा सीटेट रिवीजन डैशबोर्ड की अगर बात की जाए तो। उसके बाद यहाँ पे एक एकीकृत दृष्टिकोण किस प्रकार से काम करता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सफल शिक्षक बनने के लिए इन सिद्धांतों को अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक के रूप में देखना महत्वपूर्ण है। पियाजे हमें बच्चे के दिमाग की संरचना दिखाते हैं, संज्ञानात्मक वाइगोत्स्की हमें उस संरचना को बनाने वाले सामाजिक उपकरणों के बारे में बताते हैं। सामाजिक और कोलबर्ग
कोलबर्ग हमें उस संरचना के भीतर विकसित होने वाले नैतिक ढांचे को समझने में मदद करते हैं। तो सब जो पियाजे है वो संज्ञानात्मक पर ज़्यादा जोर देते हैं, जो आपका वाइगोत्स्की है वो सामाजिक, और जो कोलबर्ग है वो नैतिक। तो ये तीनों जो सिद्धांत है इस प्रकार से कार्य करते हैं। ये हमारा जो टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जिसमें पियाजे के सिद्धांत के हमने जिक्र किया, उसके बाद वाइगोत्स्की के सिद्धांत का जिक्र किया, और उसके बाद कोलबर्ग के सिद्धांत को भी हमने इसी के अंदर कवर किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है। हर बार जो है इसके अंदर से, इस टॉपिक के अंदर से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे ये आपका 5th चैप्टर है सीडीपी का। इससे पहले के जो 4 टॉपिक है आपको मैंने जैसे पहले बताया कि आप हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। सीटेट फरवरी 2026 के रूप में आपको जो वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी चैनल के ऊपर, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं सभी टॉपिक्स को। हर एक टॉपिक्स को हमने डिटेल से यहाँ पे कवर किया है, ताकि आपका सीडीपी का कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में न छूटे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ में आगे के टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।